उन्होंने कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाने की जगह एक प्री फैब स्ट्रक्चर से जो है वो दुकानें बनाई। आप तो जानते हैं हम शिमला में कि एक टीम का स्ट्रक्चर और एक आरसीसी का स्ट्रक्चर में कौन सा ड्यूरेबल है, सबको मालूम है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो प्री फैब स्ट्रक्चर बनाए वो लगभग 11,000 से 12,000 रुपए पर फुट के हिसाब से जो है उसका ठेका दिया गया है, जबकि जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है उसकी लागत ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए फुट आती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी 100 साल है। और जो प्री फैब के स्ट्रक्चर बने हैं, अब इसका भगवान ही मालिक है कि कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी तो शिमला में ठंड भी होती है, बर्फ भी गिरती है, बारिश बरसात भी सबसे ज्यादा होती है। तो क्या ये स्ट्रक्चर जो है कम से कम 10, 20, 25 साल चल पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ एक कॉस्ट एस्केलेट करने के लिए, कॉस्ट बढ़ाने के लिए और अपने कुछ कंपनीज को, ठेकेदारों को फायदा देने के लिए प्री फैब स्ट्रक्चर का एक यहाँ पर जो है एक नया कंसेप्ट लाया। और इसके साथ जो सड़कें बननी थी, सड़कों में सिर्फ डंगे लगाने से जो है वो सड़क नहीं बनती। आप ये देखें कि शिमला की जो लाइफ लाइन है, कार्ट रोड अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ये 20वीं सेंचुरी के शुरू में बना और इसको लिंक किया बाद में जब सुरंग नहीं थी 1939 में विक्टी टनल बनी ताकि ये सर्कुलर रोड कहलाता था। और इसके नीचे बाईपास बना, शिमला बाईपास। तो बाईपास के साथ ही अब आबादी इतनी बढ़ गई, आज जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है इसको लिंक करते हैं दोनों रोड को। आज आप देखिए कितनी कंजेशन हो रही है शहर में। और आप तो जानते हैं सब टूरिस्ट सीजन में क्या हाल होता है, 2-2 घंटे जो एक आदमी को बालूगंज से बस स्टैंड पहुंचने में लग जाते हैं, लोकल बस स्टैंड पहुंचने में। तो उसके बारे में कोई सोच नहीं की। हमारे टाइम में हमने कार्ट रोड और इसको जोड़ने का काम किया था। चाहे आप देख लीजिए 103 टनल से नीचे फागली बाईपास है, बेंगलोर से जो है वो नीचे है, उसी तरह और भी जहां जहां पॉसिबल था टिपिकली वाला रोड जो है उसको भी लिंक किया 103 से। तो जहां जहां भी पॉसिबिलिटी थी उसको कई जगह जो है पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाए, किंतु इन्होंने उसके बारे में कोई आर्टिफिशियल रोड के बारे में कोई नहीं सोचा। और सबसे ज्यादा बॉटलनेक्स कहाँ होती है आपको पता है, एक तो बालूगंज बाईपास है, बालूगंज में एक दूसरी आपका ये जो है विक्टी टनल पे है, तीसरी लिफ्ट पे है। तो इनके बारे में कोई भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि कहाँ से हम जो है रोड बना सके जो कि सर्कुलर रोड को बाईपास से लिंक करें। प्लान जरूर बने हैं, प्लान में है, मगर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई। और इसके साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि शिमला का सबसे बड़ा एक मुद्दा था ब्रिज का धंसना। ये ब्रिज का जो सिंकिंग है, ये हमारे टाइम में मुझे याद है 1999 में जब मैं मेयर था तो हमने ये काम शुरू किया था। पतंगदेव कॉम्प्लेक्स फेज 1 और फेज 2 बनाए और उस टाइम तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। आज तो 30 साल बाद 32 साल बाद हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उसके बाद आप देखिए कि कहीं भी कोई सिंकिंग नहीं हुई। उसके बाद वहां पर इंदिरा जी का स्टैचू लगा, आगे जहाँ पर वाजपेयी जी का स्टैचू लगा है वो भी हमने ही बनाया। और उससे आगे जो फेज 3 फेज 4 बनना था उसको 5 साल से ये कुछ नहीं कर पाए। कभी फॉरेस्ट की सैंक्शन नहीं आई, कभी वो टेक्निकल सैंक्शन नहीं आई, IIT रुड़की से बस इसी में लगे रहे। और अब जाके जब इनका टेन्योर खत्म होने को तब जाके वो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह पैसे की किस तरह वेस्टेज हो रही है। मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर का उदाहरण दिया, साथ ही अभी मेरे साथी सब जानते हैं, प्रेस में भी आया कि सब्जी मंडी में इन्होंने जो है शिमला नगर निगम के ऑफिस के लिए जो है प्रोजेक्ट की जो है DPR के लिए 18 लाख रुपए दे दिए और 1.5 साल वो प्रोजेक्ट जो है कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल बाद उसकी रिजेक्शन आ गई। तो आप सोचिए कि किस तरह पब्लिक मनी को वेस्ट किया जा रहा है। और जो गंज बाजार और दूसरे जो प्रोजेक्ट थे उनके लिए 5 करोड़ की DPR की जो है वो DPR के पैसे देने के लिए ये तैयार हो गए। तो आप लगाइए अंदाजा किस तरह, और जो उसकी DPR बनी हुई है, क्योंकि कुछ DPR जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का मैंने आपको हवाला दिया, तो जहाँ से शुरुआत हुई उसके अंदर बनी हुई है।
आप खंगालिए तो सही, कागजों को देखिए तो सही, किंतु एक इनका है कि किस तरह पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया जाए, किस तरह लूट बचाई जा सके, किस तरह पैसा बर्बाद किया जा सके। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका, अब जो इन्होंने रिटेनिंग वॉल्स लगाई है, रिटेनिंग वॉल का कोई डिजाइन नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, सिर्फ एक वो है कि एक जैसे वो कहते हैं ले मैन का काम है कि जी यहाँ पर जगह चौड़ी कर दो, यहाँ ये कर दो। अब डिजाइन के बिना क्या होगा, कभी वो वॉल जो गिर सकती है, जब उसका डिजाइन ही नहीं है, स्ट्रक्चर सेफ्टी नहीं है, तो क्या भरोसा है कि वो दीवार जो है टिकेगी बरसात के बाद या बर्फ के बाद, कोई इसका वो नहीं है। उसके साथ ही साथ हमारे टाइम में, कांग्रेस टाइम में शिमला शहर में ये जो है ओवर ब्रिजेस का, अंडर ब्रिजेस के जो प्रोजेक्ट थे ये एनविसेज हुए। ये रोपवे के प्रोजेक्ट जो है हमारे टाइम में एनविसेज हुए कि कहाँ का रोपवे लग रहे हैं, कहाँ का जो है पार्किंग बननी है। किंतु अब आप देखिए अंडर उसका ओवर ब्रिजेस का क्या है, अब आप देखिए, अब आप सब लोग जाते हैं, आप देखिए लोकल बस स्टैंड के ऊपर ओवर ब्रिज बना है, सेंट्रल रोड पर ओवर ब्रिज बना है। आप उनकी भी देखिए कि उनकी जो लो है कितना लगा है, और इन्होंने कितना ज्यादा उससे कोई 10 गुना जो है वो स्टील लगा के सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी, 10 गुना कॉस्ट बढ़ा दी और अपने चेकों को फायदे देने के लिए। अब आप देखिए जिस ओवरब्रिज पे सिर्फ आदमियों ने चलना है, अभी 15 साल तो हो गए इस ओवरब्रिज को बने में, कहीं से हिला है, किंतु सिर्फ एक ही का मकसद है कि इस तरह जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो पैसा है इसको किस तरह से अपने खेतों में और लूट इसकी मचाई जाए, और जाति शहर को कोई उसका फायदा जो होना चाहिए था वो विजिबल नहीं है। तो ये सब बातें हैं। और इसके साथ साथ ही अब एक बात और है कि आपने मैक्सिमम काम जो है पीडब्ल्यूडी को और हिमुडा को दिए हैं, और आगे इन्होंने कंसल्टेंट जो है अपॉइंट किए हुए हैं। क्या सरकार के पास अपने आर्किटेक्ट, अपने इंजीनियर नहीं है? क्या हिमुडा है, वो भी एक सरकारी एजेंसी है, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी है। आप ये देखिए कि कितने प्राइवेट इन्होंने आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट अपॉइंट किए, जिनको करोड़ों रुपए जो है इन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर दे दिए हैं। तो ये सब अपने चेतों को रेडियो मारने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो इस बात को हमारी कांग्रेस पार्टी जो है इसका एक विरोध करती है, और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम जरूर ये देखेंगे कि ये जो है ये इस तरह की जो लूट है इसके ऊपर इंक्वायरी उठाएंगे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा और चाहे किसी भी स्तर का होगा उसके ऊपर जो है हम जरूर एक्शन हमारी सरकार लेगी। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। हमारे शिमला नगर निगम के पहले चुनाव सन 1986 में हुए, और उसके बाद 1991 में जब भाजपा की सरकार थी तो ये इन्होंने चुनाव को टालने की कोशिश की। तो हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया और कि आप हमारी टर्म उन्होंने बढ़ा दी नगर निगम की, और इन्होंने सरकार को डायरेक्ट किया कि आप जो है चुनाव कराइए, और उसी के बेसिस पे चुनाव मई 2092 में हुए। और उसके बाद लगातार 30 साल तक 5 नगर निगम आई, हर बार जो है चुनाव समय पर होते रहे, और निर्वाचित नगर निगम से निर्वाचित ही नगर निगम ने जो है कार्यभार संभाला। किंतु ये शर्म की बात है कि इस बार भाजपा ने अपनी हार निश्चित देखते हुए ऐसी कोशिश की कि ताकि चुनाव को जो है टाला जा सके। और पहले तो नगर निगम का कोई एरिया नहीं बना, इन्होंने वार्ड बढ़ा दिए, ना इनके पास कोई सेंसस रिपोर्ट आई, क्योंकि सेंसस तो 2011 में हुए थे, 21 में तो हुए नहीं क्योंकि कोविड करके सेंसस नहीं हुए, तो ना इनके पास कोई डेटा था। किंतु सिर्फ अपने इसमें इन्होंने 34 के 41 वार्ड कर दिए। हमने फिर भी कहा ठीक है आप कर दें, हमें क्या, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। फिर इन्होंने सिर्फ बहाना लगाया कि हम बराबर के जो है वार्ड बना रहे हैं, फिर कई वार्ड जो है इतने बड़े बना दिए सिर्फ अपने खेतों को फायदा देने के लिए, और कई छोटे कर दिए। तो इसके बारे में हमारे जो निवर्तमान पार्षद है श्री नंदा जी, ये हाईकोर्ट गए
और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया इनको कि आप जो है दोबारा इनके ऑब्जेक्शन लो और उसको डिसाइड करो, मगर इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। उसके बारे में बातें हमारी सिमी नंदा जी जो है आपसे धन्यवाद रमेश जी, तनाई जी, आप सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप नगर निगम चुनावों को लेके हेलो, हाँ जी, नगर निगम चुनावों को लेके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि किस तरीके से इसको डिले किया गया। आपको सुन रहे हैं? माइक ले लो। पूरी नगर निगम चुनावों की जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया थी शुरू से ही इस तरीके से की गई थी कि चुनावों को किसी तरीके से डिले किया जाए और सिटिंग गवर्नमेंट की फेवर में इसको जो है रुझान चाहती इसलिए दे रहे हैं। जितनी भी डीलिमिटेशन है उसमें जैसे मैं बात करूँगी, हमारा वार्ड जो है सबसे पुराना वार्ड है। जब नगर निगम बनी थी उस समय से नाभा वार्ड जो है वो नगर निगम का पार्ट है और इसमें कोई भी नया क्षेत्र ना ऐड हुआ है और ना ही इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। जब नोटिफिकेशन इशू हुआ 10 फरवरी को डीलिमिटेशन का, तो हमने देखा कि हमारा जो वार्ड है जो ऑलरेडी एक छोटा वार्ड है जो हम कंपेयर करते हैं और वार्ड से, तो उसका लगभग आधा हिस्सा जो है वो निकालकर एक फागली वार्ड जो है उसमें ऐड कर दिया गया। तो 17 फरवरी को हमने ऑब्जेक्शंस रेज करे डीसी शिमला के पास और उसमें हमने देखा कि पहली बात तो इस वार्ड को डीलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी और जो भी आपने डीलिमिटेशन नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें वार्ड की कोई ना बाउंड्री बताई गई है और ना ही ये बताया गया है कि इसको क्यों आप डीलिमिट कर रहे हैं और ना ही इसमें कोई मैप इशू किया गया जिससे आप पता लगा सके कि क्या क्या एरिया जो है वो दूसरे वार्ड में सम्मिलित हो गया है। और ये जो डीलिमिटेशन थी ये कंप्लीटली आफ्टर HTMC एक्ट और HTMC इलेक्शन रूल्स के अगेंस्ट किया गया। जो हमने ऑब्जेक्शंस रेज करी, डीसी शिमला ने उसको बिल्कुल मैकेनिकल वे में किसी भी तथ्य कोई भी तथ्य ना देते हुए हमारा ऑब्जेक्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिया और जो पार्ट निकाला गया फागली से उसको फागली में सम्मिलित करने की जगह उसका आधा जो पोर्शन है वो टूटीकंडी वार्ड में लगा दिया गया और टूटीकंडी वार्ड जो है आज की डेट में एमसी का सबसे बड़ा वार्ड बना दिया गया जो कंप्लीटली इलीगल एक्शन था डीसी का। और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर पास किया डीसी ने वो था एसडीएम की रिपोर्ट के ऊपर और आपका जो एमसी एक्ट है वो उसने एम्पावर किया है सिर्फ डीसी को कि वो खुद ऑब्जेक्शन पे इंक्वायरी करेगा और फिर ऑर्डर पास करेगा। तो ये भी एक इलीगल एक्शन था कि डीसी ने जो इंक्वायरी है वो अपने जूनियर से अपहोल्ड कर रहे हैं। तो हम इसके अगेंस्ट अपील में गए डिविजनल कमिश्नर के पास। अपील में जब गए तो अपील में भी हमारी जो अपील जो है खारिज कर दी गई और डीसी का जो ऑर्डर है वो अपहोल्ड किया डिविजनल कमिश्नर ने। तो मजबूरन हमें जो है हाईकोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। हम जो हाईकोर्ट में गए 10 मार्च को मैंने वहाँ पे अपना रिट पिटीशन फाइल करी और 15 मार्च को हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जो है इन हमारे को ग्रांट कर दिया। और जब इस पर पूरी बहस वगैरह हुई तो इनके पास कोई भी पॉपुलेशन डेटा नहीं था कि किस बेस पे डिवीजन हुआ है, ना ही ये जस्टिफाई कर पाए कि बाउंड्रीज कहाँ है और क्या है। रादर जो मेरा अपना परिवार है, मेरी तरह और भी परिवार है, उनके सदस्यों को भी इस डिलिमिटेशन में 2 अलग-अलग वार्ड में बांट दिया गया जो कि कंप्लीटली इलीगल है और कोई भी वार्ड की बाउंड्री नहीं दी गई। तो कोर्ट ने इस बात को माना और अपनी जजमेंट में जजमेंट आई है उसमें क्लियरली कोर्ट ने स्टेट किया है the learned deputy commissioner while passing the impugned order has merely narrated the fact
Acts and the provisions of the Act, but has failed to give its findings on the factual aspect of objections raised by the petitioners while rejecting their objections. Rather, the learned Deputy Commissioner has observed that the composition of proposed wards during the current delimitation have been in such a manner that no ECI polling station should transgress the boundaries of a ward. The said fact was not requirement of Rule 4 of the rules while fixing the limits of the ward. Hence, we are of the considered opinion that impugned order dated 12 February 2022 has not been passed in accordance with the provision of Act and rules while dealing with the fixation of limits of the ward. The appellate authority, what division question? The appellate authority, while dismissing the appeals filed by the petitioners, has also failed to consider this aspect of the matter. The appellate authority in a mechanical manner has dismissed the appeals filed by the petitioners. A court further कहता है, keeping in view the facts and circumstances of the case, we are of the opinion that the impugned order dated 24 February 2022 is liable to be set aside, and it would be just and expedient to remand the matter to the learned Deputy Commissioner to decide the objections raised by the petitioner afresh in accordance with law after appreciating the material available on the court. तो इनके जो ऑर्डर्स थे वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिए और उनको ऑर्डर किया कि आप वापस इन ऑब्जेक्शंस को वापस फ्रेश करें। तो जब हमारा 3 जून को जजमेंट आ गई, उसके बाद जो है हमको 10 जून को इनवाइट किया गया तो ऑब्जेक्शन करके डिस्कस करने के लिए, और जजमेंट के 21 दिन के बाद डीसी शिमला ने अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें डीसी कहते हैं कि जो ऑर्डर उन्होंने पहले पास किया था, जो हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। मतलब कि वो अपने आप को हाईकोर्ट से भी ऊपर एपीलेट अथॉरिटी समझ के पास कर रहे ऑर्डर कि जो हमारा ऑर्डर है वो सही है और जो हाईकोर्ट का है वो गलत है। और 21 दिन का टाइम उन्होंने इस तारीख करने में लगाया, ऑर्डर को पास करने में लगाया। तो जो पूरा डिले इस प्रोसेस में हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी एंड डिविजनल कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, उन्होंने डिले करा। और वो डिले क्यों हुआ? क्योंकि जो सिटिंग गवर्नमेंट था उनका प्रेशर था, जो आपके लोकल विधायक के मंत्री हैं, उनका प्रेशर था कि इन इलेक्शन को डिले करा जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है एमसी शिमला का, नगर निगम के लोग में जो रहने वाले लोग हैं वो भाजपा को नहीं, वो कांग्रेस को इस टाइम सत्ता में लाना चाहते हैं और इनको हटाना चाहते हैं। उसके बाद हम अपील में वापस गए डिविजनल कमिश्नर के पास, उन्होंने भी जो है अपने ऑर्डर में 8 जुलाई का जो ऑर्डर है हमारे इसको अपील को वापस से खारिज कर दिया था, और हमें वापस से दूसरी बारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और इस बारे में जो 21 जुलाई को जजमेंट आई है, हमारी 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने वापस से जजमेंट हमारी फेवर में दी है, और उसमें कोर्ट भी बिल्कुल परेशान है कि ऐसे कैसे हमारा ऑर्डर खारिज करके डीसी अपना ऑर्डर अपलोड कर रहा है। इसमें कोर्ट कहते हैं, द रिस्पोंडेंट नंबर 3 while making the observation reproduced above has treated itself as a court of appeal, little realizing that while passing the impugned order dated 24 June 2022 and earlier order dated 24 February 2022 was held to be passed as the provision of Act and rules, although the said has been set aside by this court with the observations that order dated 24 February 2022 have not been passed in accordance with the provisions of Act and rules.